वेलकम बैक सी के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस क्या है और क्यों रिक्वायर्ड है सी में। तो सबसे बेसिक थिंग्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि सी का जो प्रोग्राम है या सी लैंग्वेज है, ये कलेक्शन है फंक्शंस का। तो अब इस फंक्शन का जब ये कलेक्शन है तो फंक्शन की कैटेगरी भी होगी अपनी। तो जितने भी कलेक्शन है ये, चूँकि फंक्शन का ये कलेक्शन है, तो सिंपली ये फंक्शन है क्या, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो नॉर्मली यदि इसको हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कैन बी रेफर टू एज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज असाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी खास काम के लिए इसको आप बनाते हैं। इट इज़ इनक्लोज्ड बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेस क्या, ओपनिंग क्लोजिंग, ब्लॉक का फॉर्मेशन तो इसी से होता है कि द फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर विच विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ कोड एंड ऑल्सो इंक्रीजेज कोड रियूजेबिलिटी। हाँ, तो कोड के रियूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो कि बार बार हम किसी पर्टिकुलर कोड को यूज कर सकें। हाँ, तो जब बार बार यूज करेंगे तो जैसे होता क्या है कि मान लो आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे सपोज करो कि आप NCR के प्रॉब्लम को यदि आप लेकर के चलिएगा। NCR, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल ऑफ r। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 बार आपको फैक्टोरियल निकालना पड़ रहा है, एक यहाँ n का, एक r का और n माइनस आर का और r का। तो प्रोसेस तो ये कहीं है फैक्टोरियल का। तो इसी को जो 3 बार आप लिखिएगा एक ही कोड को, इसी को बचाने के लिए यूज किया गया फंक्शन का, कि ताकि रीयूज आप कर सकिए उसको बार बार, आप जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर उसको कॉल कर सकिए। द फंक्शन अलाउज द प्रोग्रामर टू ब्रेक डाउन ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू वेरियस स्मॉल एंड मैनेजेबल पीस ऑफ कोड। यानी सिंपली यदि एक लाइन में इसको कहिए तो हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल। ईच एंड एवरी मॉड्यूल कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। अपने में वो क्या है, स्वतंत्र है और वो अपना काम करता है। अब आइए कि ये तो हो गई बात फंक्शन की। अब है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या, कितने तरह का फंक्शन होता है। तो देखिए जनरली 2 तरह का फंक्शन है, एक है जो कि पहले से बना हुआ है और एक है कि जो कि यूजर बनाता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो पहले से बना है उसको लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। मैंने 1 बाय 1 सारे को डिफाइन किया। तो लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब होगा कि वो फंक्शन जो कि कंपाइलर डिजाइनर के द्वारा एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बिल्ड कर दिया गया है, तो उसको कहेंगे प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन। तो नॉर्मली यदि हम इसको कहें तो अब यही कह सकते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन इन सी आर प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी कंपाइलर डिजाइनर के द्वारा डिजाइन करके रख दिया गया है। दीज फंक्शंस परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन सेव्स टाइम एफर्ट्स एज दे आर ऑप्टिमाइज। आपको ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है, कम समय में काम हो जाना चाहिए परफेक्टली। तो ऑप्टिमाइज आप कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लाइब्रेरी फंक्शन की। तो सबसे पहला है कि ये प्री डिफाइंड है यानी कि हमको डिफाइन नहीं करना, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर प्लेस्ड है। तो लाइब्रेरी फंक्शंस आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ऑलरेडी सी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ये फिक्स है, रखा हुआ है, हम इसको सिर्फ यूज करते हैं। और ये जितने का डिफिनेशन है ना, वो सारा कुछ कहाँ है, हेडर फाइल के अंदर है कि दीज फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन स्पेसिफिक हेडर फाइल्स। जैसे stdio.h हम लोग यूज करते हैं, math.h यूज करते हैं, नहीं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को पहले इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि बिफोर यूजिंग एनी फंक्शन वी मस्ट इंक्लूड देयर हेडर फाइल्स। जो भी उसका होगा वो हेडर फाइल आप डालिए, अदरवाइज प्रोटोटाइप एरर जनरेट करेगा। तीसरा, यदि कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें
तो है कि रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी दैट मीन्स कि हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि एक ही काम के लिए हमको जितना बार यूज होगा उतना बार एक ही कोड लिखना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि एक फंक्शन बना लिए और उसको बार बार आप कॉल कर लेते। जैसे हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस में देखेंगे तो एबीएस है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, EXP है एक्सपोनेंशियल के लिए, तो हमको जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम उसको कॉल करते हैं, वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू हमको आउटपुट उसका रिटर्न कर देता है। तो कैसे काम किया नहीं किया वो तो दिखता नहीं है। वही चीज़ है कि दे कैन बी यूज डायरेक्टली इन प्रोग्राम्स बाय इंक्लूडिंग द अप्रोप्रिएट हेडर फाइल्स। उसके हेडर फाइल्स के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। अब एक इफिशियंसी, यानी कि लाइब्रेरी फंक्शंस आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग या परफॉर्मेंस एंड पोर्टेबिलिटी। मैंने वो छोटा है, आसान है, आप वैल्यू भेजिए वो रिटर्न कर देता है, यही इसका नेचर होता है। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट कैर, ये सब से तो आप वाकिफ़ हैं। ये सारा कुछ डिफाइंड है किसके अंदर, stdio.h के अंदर। क्या stdio.h इंक्लूड किए हुए बिना आप इसको यूज कर पाइएगा? नहीं करने देगा। इसी तरीके से जब string.h की बात करते हैं तो ये क्या है, strlen, strcpy, strcat, ये सारा फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शंस है। यानी स्ट्रिंग पर अर्थमेटिक माने स्ट्रिंग पर ऑपरेशन यदि परफॉर्म कराना है तब उस केस में हम इसको यूज करते हैं। और भी है, बहुत सारा है। मैं इसी फंक्शन के टॉपिक में ही इस स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस को और मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आर डिफाइंड इन string.h। इसी तरह से ऑल द मैथमेटिकल फंक्शंस आर डिफाइंड इन math.h। और इसके अलावा कुछ आपका जो फंक्शंस है, जैसे ईज लगा हुआ जितना भी फंक्शंस है या कन्वर्सन फंक्शंस है, ये सारा कुछ डिफाइंड है किसके अंदर, ctype.h में। यानी कि ऑल द फंक्शंस विच आर आप सिंपली आप ये जानिए कि चेक इन फंक्शंस, छोड़ दीजिए सारा चीज़, चेक इन फंक्शंस वो सारा डिफाइंड है ctype.h में। कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जो चेक इन नहीं है लेकिन कन्वर्ट करता है, जैसे टू अपर, ये अपर केस में बदलता है, ये भी डिफाइंड है किसके अंदर, ctype.h के अंदर। अब आइए इसके यूज के बारे में आपको बताते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हैज़ इंक्लूड stdio.h और मैथ को इंक्लूड कर लिया, इसलिए क्योंकि हमको सिर्फ एक दिखाना था कि कैसे यूज करते हैं। तो इंट मेन, डबल, नम और इतना वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम किसको कॉल किए, एस्कीवाटी। एस्कीवाटी डिफाइंड है किस में, math.h में। मैथमेटिकल फंक्शन से। तो एस्कीवाटी मैंने यहाँ भी आपको दिखा दिया है कि किस में है, math.h में। तो यहाँ पर डाल दिया। अब जैसे ही इसमें वैल्यू यानी कि नम वाला वैल्यू जाएगा तो नम में कितना है मेरा 16.0, तो ये उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आपको शो करेगा। तो हमको सिर्फ ये कॉल करने की आवश्यकता होती है। तो जिसको भी कॉल करेंगे तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल्स हमको नेसेसरी रूप से उसको इंक्लूड कर देना है, अदरवाइज ये एरर जनरेट करेगा प्रोटोटाइप का। तो ये तो हो गया बात लाइब्रेरी फंक्शंस की। अब देखिए मेन है इसमें कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार डिफाइन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसके पार्ट्स के बारे में या कंपोनेंट के बारे में उतना तो नहीं बताऊंगा, ये अगली वीडियो में मैं ऐड करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको कहते हैं, दोज फंक्शंस विच आर क्रिएटेड बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो यूजर फंक्शन बनाता है उसको क्या कहेंगे हम, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। यूजर नॉर्मली यदि इसको डिफाइन करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी इज़ अ फंक्शन क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी पर्टिकुलर काम के लिए। अनलाइक लाइब्रेरी फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर रिटन एक्सप्लिसिटली टू हैंडल कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स, जो भी मैंने हमको ज़रूरत हो। दे अलाउ टू मॉड्यूलराइज आवर प्रोग्राम, इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड रिड्यूस रिडंडेंसी, मैंने रिपीटेशन को रोकने का, रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, तो रिपीटेशन को रोकने का ये काम करता है। तो नॉर्मली यदि यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में कहे तो यही हम कह सकते हैं, या सिंपली आप एक लाइन में यदि कहना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए अब है कि पार्ट्स ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन कहें या कंपोनेंट्स ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन कहें, तो टोटली कंपोनेंट जो है ये 5 है। फंक्शन का प्रोटोटाइप है, फंक्शन कॉल है, फंक्शन डिफिनेशन है, उसके बाद आ जाएगा आपका एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स और रिटर्न टाइप।
तो इसके बारे में मैं जो अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में डिफाइन करूँगा। इस वीडियो में मैं इतना ही आपको आप इसको देखें और देखने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के पार्ट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में, कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं, उस कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।